सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरी नाइट। आज जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट चल रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट आर्टिकल 1909 अर्थात 1909 का भारत परिषद अधिनियम अर्थात जिसको मार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है वो चीज हो चुकी है। और मार्लियामेंटो सुधार से ही मैं अब जो नेक्स्ट मेरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अधीन में आपको कुछ बातें उसमें बताना चाहूंगा। है क्या, देखिएगा 1909 के एक्ट में एक बात कही गई कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन, सांप्रदायिक आधार पे जो निर्वाचन है पर निर्वाचन की प्रक्रिया में इसका और विस्तार किया जाता है 1919 के अधिनियम में। तो जो टॉपिक है अपना 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये आया था 1917 का, फिर सुधार करके 1919 का बना हुआ है। ये दो लोग हैं, एक मॉन्टेग्यू है, चेम्सफोर्ड है, सचिव थे और ये वायसराय थे। तो दो टाइप का है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मैं इसी पॉइंट को यहाँ पर सीधे पहले ही पॉइंट में मैं आपको बता दूं क्या है कि सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन था इसका विस्तार किया गया, अर्थात इसमें ईसाइयों को, पहला ईसाइयों को, दूसरा है सिख कम्युनिटी, यूरोपियों को, और ऐसे ही दलित है या और लोगों को यहां पर निर्वाचन का अधिकार मिलता है। इसी का विस्तार है, किसका, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन। भारत में डिवाइड एंड रूल का जो कंसेप्ट है उसको और बढ़ाया जा रहा है। जैसे 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होना, 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया हो, यानी सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन का जनक जो लियोनस कार्टियस मैंने बताया था, भारत को पहले दो कम्युनिटी में धर्म में डिवाइड किया, फिर एक धर्म जो विशेषकर बहुसंख्यक समाज है उसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जो कि गलत चीज है। और क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो पॉइंट है, दो चीज है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था अर्थात दो सदन, जैसे विधानसभा विधान परिषद सुनते, जैसे लोकसभा राज्यसभा है, तो वो दो सदन का यहां पर बनना स्टार्ट हुआ। ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में ये बात कही गई कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी और प्रांतों में द्वैध शासन अर्थात दोहरा शासन। और दोहरा शासन को इस प्रकार से किया गया, मतलब इसमें राज्यों को भी शक्ति मिली, इस प्रकार से डिवाइड किया कि कुछ पावर आरक्षित विषय के अंतर्गत रखी गई और कुछ विषय हस्तांतरित मतलब दूसरे को हाथ से दे देना, अर्थात मतलब ये चीज दूसरे को दे दी गई। आरक्षित विषय में क्या क्या इंपॉर्टेंट होगी, तो आरक्षित में ऐसे कर सकते हैं कि ये आरक्षित में जो गवर्नर होता था और उसकी जो परिषद होती थी वो अपने अधीन में बहुत विशेष चीजें रखे हुए मंत्रालय, जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तो जो मेन इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय वो अपने अधीन रखेंगे। जैसे मोदी के पास में कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालय है और जो फिर उस हिसाब से नीचे विभागों को दे देते हैं। तो वैसे आरक्षित विषय में जैसे सैन्य मामला हो, टैक्स मामला हो, कर की बात हो, दूसरे देश या राज्य के साथ संबंध कैसा हो, कोई नियम बनाना हो, क्या हो, तो वो इंपॉर्टेंट आरक्षित विषय, इसमें गवर्नर और उसकी परिषद यानी 4-5 सदस्यों का समूह था। हस्तांतरित में इसी की परिषद का आगे विस्तार था जिसमें कुछ भारतीय भी शामिल थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था और इसमें भी इन्हीं की बहुमतता थी, अर्थात कि ओवरऑल देखा जाए तो अंग्रेजों का ही सारा अधिकार अभी तक 1919 के अधिनियम में रहा है। भारतीयों को शामिल करने की बात कही, लिया भी गया। जैसे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सबसे पहले कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी के सदस्य रहे हैं, इसके बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS अधिकारी, ऐसे ही लोग इसमें आते जा रहे हैं।
जैसे आपने सुना होगा बनारस के राजा है, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव जैसे लोगों को 1861 के अधिनियम के अधीन में भारतीय ऐसी गैर सदस्य हैं विधान परिषद की या ऐसे मनोनीत सदस्य इनको बना दिया गया था। इन्हीं तीनों लोगों को, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इन तीनों को ऐसे गैर और मनोनीत सदस्य के रूप में चुना गया था 1861 के एक्ट के अधीन में। तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, जैसे इसमें कृषि है, ऐसे छोटे मोटे अंटू पंटू कोई मामला है, सिविल मामले, तो ऐसे इसमें रख दिए गए। तो 1919 के अधिनियम में ये कुछ प्रमुख बातें भी मैंने आपको बताई है। अब कुछ चीजें और मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो ये तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, आगे की बात सुनिए। मैं इसको जस्ट मिटा देता हूँ। एक लास्ट बात और है कि इसमें एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई, जो कि आपको पता है लंदन में, जैसे पहले आईसीएस अधिकारी भारत के बनने वाले कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो 1926 तक भारत में एक लोक सेवा आयोग की गठन की जाती है, ली आयोग जिसको कहा गया था। और 1926 में इलाहाबाद में एक सिविल सेवा की परीक्षा होती, यानी कि वहां इंग्लैंड और यहाँ पर दोनों एक साथ परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, भारतीयों को इसमें बहुत कम उम्र की छूट मिली हुई थी। 21 साल 18 साल में आप 21 साल तक आप आईसीएस बन सकते हैं। आज तो चलिए जनरल की जो एज दे दी गई है वो आपको 32 तक दे दी गई है, SC ST को 40 साल तक दे दी है। तो ये पहले ऐसी छूट नहीं थी। तो भारतीय जो बुद्धिजीवी थे भाई, वैसे ही शिक्षा व्यवस्था की समस्या थी। तो ये 1919 का मैंने आपको अधिनियम बताया है। और जस्ट इसके बाद में सीधे रिलेट करता हुआ 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और क्या इसमें पॉइंट है, हम सीधे 1919 के एक्ट में देखेंगे। 2 पॉइंट वहां मैंने लिखा था, एक था केंद्र और एक मैंने लिखा था राज्य। तो केंद्र में मैंने द्विसदनात्मक व्यवस्था लिखी थी और प्रांत में दोहरा शासन, तो दोनों को पलट दीजिएगा। अब केंद्र में द्वैध में, इसमें वाह की शान होती है, द्वैध शासन, केंद्र में दोहरा शासन यानी आरक्षित और हस्तांतरित, इसको बताता हूं। और राज्य में द्विसदनात्मक, 2 सदन, दोहरा सदन, द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात कही गई। द्वैध शासन, दोहरा शासन में आपको पता है वर्तमान समय में 3 प्रकार की सूचियां हैं शक्तियों का बंटारा। जैसे केंद्र सरकार को संघ सूची के अधीन में कुछ शक्तियां, कुछ पावर मिली है कि इस विषय पर आप अपना कानून बनाइएगा। वैसे ही कुछ राज्य सूची का विषय और कुछ संवर्ती सूची का विषय है। तो इसी में दोहरे शासन में संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची के अधीन में शक्तियों का बंटवारा और ऐसे विषय डिवाइड किए गए। तो 1935 में जो अधिनियम है ये 1919 से डायरेक्ट रिलेट करता है। इसी के बाद में जस्ट 1 मिनट थोड़ा सा इनको डाल दो। अब तुम्हें गिरना भी था इसी में, गिर जाओ। मेरी बात आगे रेडी, कंटिन्यू करते हैं। तो ये 1919 में, अभी 1935 में ये मैंने 2 बातें की। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में यही पूछा ही जाता है। चाहे आप आरओ का पेपर ले लीजिए, चाहे आप कांस्टेबल लीजिए, जीडी लीजिए, टेट लीजिए, वॉटेवर लीजिए, आप ये पूछा जाता है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम में था और केंद्र में द्विसदनात्मक किस में था। तो ये दोनों 1919 1935 को एक साथ रिलेट करके पढ़िएगा। ठीक, ये हो गया। और देखिए भारत में उस समय क्या था कि भाई सब इतनी चीजें होती जाती, तो भारत में पैसा मुद्रा व्यवस्था की जो बात कही गई कि यानी साख नियंत्रण की बात, पैसा कैसा भारत में रन किया जाए, यानी कि एक सेंट्रल बैंक की बात की गई। तो सेंट्रल बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की गई। ये 1934 का अधिनियम था और 1935 में ये बनता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लगभग 1 अप्रैल की शायद डेट है, मुझे डेट नहीं याद, बट ये कभी कभी डेट भी पूछी गई है। तो 1
एक भारत में एक सेंट्रल यानी एक केंद्रीय बैंक की बात कही गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 के अधिनियम की बात कही गई। 1935 के अधिनियम में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। वो एक अभिलेखीय न्यायालय होता है और उसके ऊपर भी एक न्यायालय था, प्रिवी काउंसिल, जो कि लंदन में था, पर कलकत्ता में थी। और अब अखिल भारत की बात कर रहा है, अखिल यानी कि पूरे भारत, अखिल शब्द का अर्थ ही होता है संपूर्ण। तो अखिल भारत के लिए एक क्या कह रहा हूं कि एक सर्वोच्च न्यायालय जो हर एक मामले का, क्योंकि आपको पता है 1861 के अधिनियम में मुंबई और मद्रास ऐसे क्षेत्रों में हाईकोर्ट की स्थापना हो गई, पर अब हाईकोर्ट बन रहा है, हाईकोर्ट के ऊपर होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए इसमें एक संघीय न्यायालय, एक शब्द प्रयोग होता है संघीय न्यायालय। अब भारत राज्यों का संघ है, तो हर राज्य में हाईकोर्ट है, तो उनके हाईकोर्ट के ऊपर सबसे सुप्रीम में कौन बैठा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम हो जो सबसे ऊपर। तो एक संघीय न्यायालय की बात कही। और संघीय न्यायालय की जो बात की गई ये 1935 के अधिनियम के अधीन में सन 1937 में ये बनकर तैयार होता है, यानी ये लागू हो जाता है संघीय न्यायालय, ठीक है ना। यानी संघीय न्यायालय अर्थात जो मुझे कहना है आपको, इसके लिए शब्द है सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय। 1935 के अधिनियम के तहत सन 1937 में इसका गठन हो जाता है और ये अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान ये रेलेवेंस विषय है, प्रासंगिक है, आज आप इसको देखते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है कि कहां पर है, मुंबई में। तो ये सारी चीजें है 1935 के अधीन में। अब क्या कहा गया, इसमें एक देश को भारत से अलग करने की बात कही गई, वो था बर्मा देश। बर्मा देश आज का म्यांमार देश है। आपको पता है ये भारत है और भारत में जो ये पता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और इसी से टच करता हुआ या म्यांमार है। पहले इसको बर्मा कहा जाता था। यहां से एक नदी गुजरती है, सबसे बड़ी नदी इरावदी नदी गुजरती है। म्यांमार है और म्यांमार के बगल में दो देश और हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, एक है शायद थाईलैंड और एक और है लाओस या क्या है। इन तीनों का एक समूह, इन तीनों के समूह को गोल्डन पैगोडा कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। तो इसमें एक म्यांमार देश अर्थात बर्मा देश भारत से अलग होता है। वो बर्मा जो देश है आज का म्यांमार है, ये भारत के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये बस एक डायग्राम में मैंने आपको बता दिया। वैसे मैंने डायग्राम के ज्योग्राफी में पूरा बाय मैप मैंने पढ़ाया, कोई थ्योरी मैंने कोई चीज लिखा ही नहीं है। तो अगर आपको चीजें देखनी हो तो आप ज्योग्राफी पर आप जाके स्टडी नाइट सर्च करके, स्टडी नाइट विद विक्रांत सर या स्टडी नाइट ज्योग्राफी आप डाल के आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बस वर्ड ज्योग्राफी नहीं हुई, जो कि अभी व्यवस्था बन रही है, उसको भी मैं आगे कैरी करूंगा। भारत परिषद अधिनियम के तहत एक और महत्वपूर्ण, जो भी मैंने आपको जब बोला मैं रिटन फॉर्म में लिख दूं कि बर्मा देश को अलग किया गया, यानी एक अलग देश बना जो कि यहां से अलग हो। और बर्मा आज का क्या है, म्यांमार, ठीक है। नागालैंड इसीलिए उसमें आपसपा जैसा कानून लागू होता है, यानी सैन्य कानून लागू होता है कि वहां से घुसपैठ बहुत होता है और हिंसक कार्रवाई बहुत होती है। तो 1935 के अधीन में अभी ये प्रमुख बातें और भी हैं। और अच्छा एक चीज था कि जब तक देश अब आजाद नहीं हो जाता है और भारत का संविधान बन के, क्योंकि अभी संविधान सभा का गठन होना है, संविधान सभा के सामने टास्क देगा कि उसको कैसे भाई उसको संविधान भारत का बनाना होगा, तो वो आगे बनाने का प्रयास करेगा, जिसमें बहुत से समितियों का गठन होगा, जिसमें प्रारूप समिति जिसकी अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर करेंगे और BN राव उसको बनाकर देंगे, उसकी वो समीक्षा करेंगे। बाद में इतने संशोधन होंगे, 114 दिन तक लगभग, मतलब 114 डेट मुझे नहीं याद है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसको बनाने में। अंगीकृत संविधान किया जाएगा 26 नवंबर सन 1949 को और उसी दिन कुछ अनुच्छेद लागू हो जाएंगे और फाइनली 26 जनवरी 1950 को
भारत का संविधान पूर्णतया लागू हो जाता है और वहां पर गणतंत्र रिपब्लिक कंट्री भारत एक बन जाता है। तो ये वर्मा देश या अर्थात म्यांमार यहाँ से अलग हुआ और ये अंतिम अधिनियम था। इसके बाद में सीधे संविधान बनना है। इसी के लिए इसी को मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। 1935 के अधिनियम, इसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये कुछ बातें हो गई। और भैया क्या छूटा जा रहा है? संघीय न्यायालय हो गया है, संप्रदाय निर्वाचन का और विस्तार कर दिया गया। इसमें और चीज कहा गया कि इसमें दलित और महिलाओं के लिए भी क्या किया गया? निर्वाचन पद्धति को जारी कर दिया गया। अच्छा, 1919 के अधिनियम के तहत ये भी कहा गया कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार उस एक्ट में दे दिया गया और इसमें और विस्तार करके दलित और महिलाओं के लिए भी निर्वाचन की बात कही गई। ठीक है, ये कुछ पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए और अब इसमें कुछ बचा तो है नहीं। हाँ, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब बस इसमें बस वही है कि जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान समय में कुछ विषय जो संघ सूची में होते हैं, कुछ राज्य सूची में होते हैं और कुछ संवर्धित सूची के विषय के अधीन में हर एक विषय को रखा गया है। पर कुछ विषय इसमें जो बच जाते हैं तो वो केंद्र सरकार के अधीन में ही आ जाएगा, यानी अवशिष्ट शक्तियां, बची हुई शक्तियां। वैसे उस समय अगर इनसे कुछ बच जाता था तो उसको वायसराय के अधीन में रख दिया गया, यानी अतिरिक्त शक्तियां। ठीक है, तो ये 1935 के अधीन में भारत शासन अधिनियम खत्म हो जाता है। इस संवैधानिक विकास का क्रम है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि किस प्रकार से भारत में संविधान सभा का गठन होगा, कैसे संविधान बनेगा। तो ये उसका कुछ हिस्ट्री रहा है। बस प्रयास किया है आपको अपनी बात रखने का सामने के। अगर चीजें आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।